Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Let's learn some newspaper vocabulary. Last night we witnessed a match between India and Pakistan won that match. Congratulations, Pakistanis. So Dawn News published an article regarding this match, and I have picked 12 newspaper vocabulary words from that article and explain them in this video. So let's begin. Our first newspaper vocabulary word is nerve-wracking. Nerve-wracking means making you very nervous and worry. देखिए, कोई सिचुएशन कोई चीज़ वो नर्व रैकिंग होती है अगर वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस में डाल रही है, आपको परेशानी में डाल रही है, आपको नर्वस कर रही है या आपके लिए एक एंजाइटी सी क्रिएट कर, मतलब आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप एक परेशानी में आ रहे हैं, आप टेंशन में आ रहे हैं। देखिए ना, मैच में जब मैच फंसा हुआ होता है तो आप देखिएगा कि जो भी खिलाड़ी होते हैं, खैर तो जो हम लोग जो देख रहे होते हैं हम भी उस वक्त नर्व रैकिंग में ही हुए होते हैं। वो कितने नर्व रैकिंग होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होते हैं, वो उनके ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रेस का लेवल होता है उस वक्त। तो उस सिचुएशन को आप एक नर्व रैकिंग सिचुएशन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने हेडलाइन में, मैं हेडलाइन से इस वर्ड को मैंने पिक किया है, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इन एन अदर नर्व रैकिंग फिनिश, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सेकंड मैच था। जो फर्स्ट मैच था उसमें भी काफ़ी क्लोज जो है ना वो कंपटीशन था, और उसके बाद बहुत क्लोजली जाके लास्ट बॉल पे जाके इंडिया वो मैच जीत गया था। तो जो कल रात का मैच था तो वो ये कह रहे थे कि इट वाज अनदर नर्व रैकिंग फिनिश, कि इसका जो एंड हुआ था वो बहुत ही नर्व रैकिंग था, क्योंकि पिछला मैच भी काफ़ी नर्व रैकिंग था, बहुत लास्ट बॉल पे जाकर जो है वो उसका फैसला हुआ था। और इसमें भी लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल पे एक्चुअली हो गया था, पर नर्व रैकिंग था कि बहुत टफ कंपटीशन हुआ दोनों के बीच में, मुकाबला काफ़ी टफ किस्म का हुआ है और एक अच्छी गेम लोगों को देखने के लिए मिली है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिफाई ऑड्स। ये उसी मैंने आर्टिकल के अंदर से ही मैंने सारे वर्ड्स पकड़े हैं और उसी तरह के सेंटेंसेस, वही सेंटेंसेस जो है ना वो मैंने लिए हैं। मैं अभी जैसे बताती हूँ आपको कि डिफाई ऑड्स जो है, इसका मतलब है सक्सीडिंग इन समथिंग वेयर पीपल थॉट यू वुड फेल। डिफाई ऑड्स आप तब करते हैं जब आप कोई काम कर रहे हैं और लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसमें फेल हो जाएंगे, लेकिन आप जीत जाते हैं। या लोग आपको से एक्सपेक्ट करते हैं, लोग ये कह रहे होते हैं इससे ये काम नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आप वो कर जाते हैं। तो इट मीन्स यू आर डिफाइंग ऑड्स, कि जो लोग कह रहे हैं आपने उनको गलत साबित कर दिया है, तो आपने ऑड्स को डिफाई किया है, ठीक है। जैसे इसका ये भी आर्टिकल का, वो जो आर्टिकल का पूरा जो हेडलाइन थी वो ये थी कि इन एन अदर नर्व रैकिंग फिनिश, कि एक नर्व रैकिंग फिनिश हुई दोनों टीम्स के बीच में। एंड पाकिस्तान डिफाई ऑड्स टू बीट इंडिया बाय 5 विकेट्स, के पाकिस्तान ने डिफाई ऑड्स किया है, क्योंकि चूंकि पिछला मैच हम हार गए थे, तो कहा यही जा रहा था कि हम ये भी हार जाएंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और पाकिस्तान प्रेशर ले लेता है, तो वो हार जाता है, ठीक है। तो उन्होंने डिफाई ऑड्स किया, कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच भी हार जाएंगे, पर इसके बावजूद उन्होंने मतलब कि इंडिया को बीट कर दिया बाय 5 विकेट्स, 5 विकेट से वो जीते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डग आउट। डग आउट का मतलब ये होता है अ शेल्टर, ठीक है। आप देखिएगा मैच में, जब ग्राउंड के आप देखिएगा साइड पे जहां पर टीम बैठी होती है ना, वो एक शेल्टर सा बना होता है। जो भी टीम्स खेल रही होती है, दोनों टीम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो जो शेल्टर सा बना होता है, चेयर्स लगी होती है, उसमें सारे खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं, उसको डग आउट कहते हैं, ठीक है। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको वहां पर इसकी पिक्चर्स में सही तरह से नजर भी आ जाएगा कि डग आउट कैसी चीज होती है, कि वो एक शेल्टर सा जो बना हुआ होता है जहां पर सब बैठे हुए होते हैं। तो इसका सेंटेंस उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि बाबर आजम अर्ली एंड फखर जमान couldn't do much इधर, क्योंकि बाबर आजम भी कुछ ज्यादा नहीं स्कोर कर सके, फखर जमान भी नहीं कर सके। एंड विद बोथ मैन बैक इन दी डग आउट, कि दोनों जो थे खिलाड़ी बैक इन दी डग आउट, मतलब कि वो आउट हो गए और वापस डग आउट में चले गए, वो जो उनकी बैठने की जगह होती है खिलाड़ियों की, वो जो शेल्टर सा बना होता है वहां चले गए वो वापस। बैक इन दी पवेलियन भी पहले आपको याद है बोला जाता था, तो डग आउट एक नया वर्ड था, कि वहां पर मतलब उस शेल्टर को उन्होंने नाम दिया, कि वापस वो चले गए, वो आउट हो गए, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है अराय। अराय कहते हैं अवे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टारगेट, ठीक है। जो चीज़ आपने टारगेट की हुई है, अगर वो चीज़ें वैसे ना हो जाएं, जैसे आपने कोई गोल सेट किया हुआ है या कुछ प्लान किया हुआ है कि हाँ, ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे हम करेंगे, और अगर चीज़ें वैसे नहीं हुई हैं, तो इट मीन्स थिंग्स आर गोइंग अराय। मतलब थिंग्स जैसे आपने प्लान किया है या जैसे आपने एक्सपेक्ट किया है,
चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, तो थिंग्स आर गोइंग अराय। जैसे आपने अगर ये कहना हो कि इफ समथिंग गोज अराय यू ब्लेम मी, कि जैसे अगर कोई भी चीज़ जो है वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होती है या वो गलत हो जाती है, खराब हो जाती है, तो यू ब्लेम मी, तुम मेरे पे उसका जो है ना वो ब्लेम रखते हो, ठीक है। तो अराय, गो अराय का मतलब ये होता है कि चीज़ें गलत हो जाना, चीज़ें खराब हो जाना, या चीज़ें जैसे एक्सपेक्ट की होती हैं, जैसे प्लान की होती हैं वैसे ना होए, तो थिंग्स आर गोइंग अराय, ठीक है। अब जैसे कि इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि विद बोथ मैन बैक इन द डगआउट एंड द चेस गोइंग अराय फास्ट, ठीक है। क्योंकि चूंकि पहले के जो दो खिलाड़ी थे, जब वो दोनों डगआउट में वापस चले गए, मतलब वो आउट हो गए, वापस चले गए, तो उसकी वजह से चूंकि पाकिस्तान चेस कर रहा था, तो चेस का जो टारगेट था ना, वो काफी बड़ा फास्टली वो दूर जा रहा था, वो पाकिस्तान के हाथ से काफी दूर जा रहा था, क्योंकि जब ऊपर के दो बैट्समैन जब आउट हुए, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है वो है लेडन। लेडन का मतलब होता है हैवीली लोडेड विथ, कोई चीज अगर उस वो भरी हुई है किसी चीज से, वो काफी लोडेड है किसी चीज से, तो उसके लिए लेडन जो है ना वर्ड यूज किया जाता है। कि जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लें, जैसे कोई दरख्त है और वो दरख्त जो है ना वो भरा हुआ है फ्रूट्स के साथ, किसी भी चीज का ट्री है, ठीक है। तो आप कहेंगे दैट ट्री लेडन विद फ्रूट्स, कि फ्रूट से भरा हुआ, लदा हुआ, जिसको लदा हुआ हम उर्दू में बोलते हैं ना, हिंदी में, कि लदी है, लदा हुआ है ये, तो लेडन विद उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस इसका था कि नवाज बाउंड्री लेडन 42 ऑफ 20, के जो मोहम्मद नवाज हैं उनके जो 42 रन थे जो उन्होंने 20 बॉल्स पे दिए, बाउंड्री लेडन, मतलब कि उस भरी हुई थी वो बाउंड्री से, उनके जो 42 रन्स थे, ये उन्होंने सिंगल्स या डबल्स लेकर नहीं बनाए, ये बाउंड्री से भरे हुए थे, इसमें काफी सारे चौके छक्के थे, ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है पिवटल। पिवटल का मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफेक्ट्स द सक्सेस, जो कि ऐसी चीज जो किसी किसी सिचुएशन में कोई चीज पिवटल होती है, कि वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो उस सिचुएशन का जो रिजल्ट है उसको डिफाइन कर रही होती है, या वो जो सक्सेस पे असर के, उसमें जीत पे वो असरअंदाज हो रही होती है, तो वो चीज़ पिवटल होती है, ठीक है। जैसे सेंटेंस में देख लें कि नवाज बाउंड्री लेडन 42 of 20 was pivotal as it helped Pakistan keep the required run rate in check, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इन चेक भी एक्सप्लेन करती हूँ कि नवाज की जो बाउंड्री लेडन 42 थे, कि उसके जो 42 रन्स थे जिसमें जो कि बाउंड्रीज से भरे हुए थे, was pivotal, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसने एक बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान के सक्सेस के लिए, कि एज इट हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि इसने हेल्प किया पाकिस्तान को कीप द रिक्वायर्ड रन रेट, कि जितना रन रेट चाहिए था उसको मेंटेन करने में, उस तक पहुंचने में, इन चेक, क्योंकि इन चेक का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना, किसी चीज़ पे नजर रखना। जैसे अब अक्सर कहते हैं ना पेरेंट्स के, वी मस्ट कीप आवर चिल्ड्रन इन चेक, कि हमें अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए या उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। इन चेक का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, या उस पर आपने अपनी नजर रखी हुई है कि वो आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो यू आर कीपिंग दैट थिंग इन चेक। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बाउंड्री लेडन उनके 42 रन्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान इस काबिल हुआ कि वो अपना रन रेट इन चेक रख पाए, ठीक है, कि उस पर नजर रख पाए, उसको अपने हाथ में रख पाए, अदरवाइज वो उनके हाथ से निकल रहा था। अच्छा, अगला है अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट मेक्स इट सीम लेस इंपॉर्टेंट। अंडरस्टेट किसी चीज़ को आप करने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के बारे में ये ऐसी कोई बात कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंसान या वो चीज़ जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इट मीन्स कि यू आर अंडरस्टेटिंग दैट थिंग, ठीक है। जैसे उन्होंने सेंटेंस में इसको इस तरह से लिखा हुआ था कि दैट सेड। अब ये जो दैट सेड है ना, जैसे आपने अक्सर सुना होगा हैविंग सेड दैट, ये जो फ्रेज आपने बहुत सुना होगा, कि जैसे आपने एक बात कही, कहने के बाद अगर आपने उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में कोई और बात भी कहनी है, तो अक्सर लोग बोल देते हैं हैविंग सेड दैट। उसी तरह से दैट सेड है, कि ये जो ऊपर उन्होंने बोला ना, जो उन्होंने मोहम्मद रिजवान के बारे में बोला कि उसके जो 42 रन्स थे वो पिवटल थे, तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ था कि दैट सेड मीन्स कि ये कहने के बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजवान 71 और 51 कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, कि चूंकि रिजवान के जो उन्होंने कहा कि 42 बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद कह रहे कि ये कहने के बाद जो सॉरी जो पहले नवाज के जो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने बनाए 42,
उस कहते कि उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजवान 71 के रिजवान के जो 71 थे जो उन्होंने 51 बॉल्स पे बनाए कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड कि उसकी की इम्पोर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते, उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे जो रिजवान के 71 थे। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव आप कहते हैं किसी चीज़ को वेरी स्मॉल, कोई चीज़ साइज में बहुत स्मॉल हो ना, तो उसको डिमिन्यूटिव कह दिया जाता है। जैसे कि किसी इंसान की हाइट बहुत छोटी है तो आप कहेंगे डिमिन्यूटिव हाइट। ठीक है कि उसकी डिमिन्यूटिव इंसान है वो, क्योंकि उसकी हाइट बहुत स्मॉल है। कोई भी चीज़ अगर आपने उसके साइज में बतानी है कि वो स्मॉल है, तो उसके लिए वो डिमिन्यूटिव जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा बट द डिमिन्यूटिव कीपर बैटर couldn't finish and it needed late cameos from खुशदिल शाह एंड आसिफ अली फॉर पाकिस्तान टू सील द मैच। के जो कीपर बैटर, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो बैट्समैन भी है और वो कीपर भी हैं, तो इसलिए उसको उन्होंने कीपर बैटर लिखा है कि वो दोनों रोल्स प्ले करते हैं। बट द डिमिन्यूटिव आई डोंट नो कि व्हाई दे यूज डिमिन्यूटिव फॉर दिस, क्योंकि डिमिन्यूटिव का मतलब होता है वेरी स्मॉल। वो अब उसके लिए उसकी हाइट के बारे में कहना चाह रहे हैं कि रिजवान बहुत शॉर्ट हाइट है, या वो कीपर बैटर क्योंकि आगे लिखा है कि वेरी स्मॉल कीपर बैटर, वो इतना कोई आला नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे यूज दिस वर्ड डिमिन्यूटिव। ठीक है। कहने का मतलब कि वो फिनिश नहीं कर सके क्योंकि वो आउट हो गए थे जल्दी रिजवान, एंड इट नीडेड लेट कैमियोज, कि उसके बाद का आने वाला जो कैमियो जो दो लोग थे जो उनकी पार्टनरशिप बनी खुशदिल शाह की और आसिफ अली की, उन्होंने फिर सील द मैच किया, उन्होंने फिर मैच को एंड किया, मैच को फिनिशिंग तक वो लेकर गए। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है रैथ। रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। जैसे कहते हैं ना रैथ ऑफ गॉड, खुदा का गजब। ठीक है। तो वो गजब जो होता है ना किसी का बहुत ज्यादा गुस्सा, तो उसको हम रैथ कहते हैं। ठीक है। आई कैंट फेस हिज रैथ, कि उसका जो इतना ज्यादा गुस्सा या एंगर है ना, मैं उसका सामना नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है। तो उसको रैथ बोला जाता है। जैसे इसका सेंटेंस है द एंड wasn't without its drama as Arshdeep Singh dropped the simplest of catches of Asif to earn Sharma's wrath। कि एंड जो था ना वो ड्रामे से कम नहीं था, क्योंकि जो मैच का एंड हो रहा था वो काफी ड्रामेटिक था, तो इट wasn't without its drama, कि किसी ड्रामे से कम नहीं था, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल के क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो वो बहुत हाई था। क्योंकि उसी वक्त जो है ना अर्शदीप सिंह जो थे उन्होंने सिंपलेस्ट ऑफ कैचेस के बहुत ही आसान कैच, अब तक जितने भी कैचेस उनमें सबसे आसान कैच जो था वो आसिफ का, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया टू अर्न शर्माज रैथ। और जिसकी वजह से अर्न करने का मतलब होता है हासिल करना, तो जिसकी वजह से उन्हें शर्मा का जो गुस्सा था ना वो उनको हासिल हुआ, मतलब वो उनकी तरफ राहक शर्मा जो इंडिया के कैप्टन है, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त उन्होंने इतना क्रूशल जो था कैच वो ड्रॉप किया, तो उसकी वजह से जाहिर है कि उनको फिर अपने कैप्टन से जो है वो गुस्से को फेस करना पड़ा। ठीक है। अच्छा जी। अगला हमारा वर्ड है वो है गो साउथ। गो साउथ का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू और फेल। ये जो है ना गो साउथ का मतलब जो जो फ्रेज है, ये इसका मतलब कि कोई चीज अगर अपनी वैल्यू लूज कर रही है, उसमें नीचे जा रही है, या वो फेल हो रही है, तो इट मीन्स कि दैट थिंग इज गोइंग साउथ। ठीक है। ये एक फ्रेज है, एक टर्म है जो यूज की जाती है अगर कोई कोई चीज नीचे जा रही है, ड्रॉप हो रही है, फेलियर की तरफ जा रही है, नाकामी की तरफ जा रही है, तो यू कहेंगे कि यू आर जस्ट गोइंग साउथ, कि मतलब तुम रॉन्ग साइड पे जा रहे हो, फेलियर की तरफ जा रहे हो। ठीक है। जैसे इसको उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि अर्लियर द ग्रीन शर्ट्स हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द इवनिंग as they won the battle of coin flips, but everything went south for them for a while after that। देखिए अर्लियर द ग्रीन शर्ट्स हैड अ ग्रेट स्टार्ट, के मतलब स्टार्ट उन्होंने बड़ा अच्छा लिया। ग्रीन शर्ट्स का मतलब उनके पाकिस्तानी टीम था, कि स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया शाम में। एज दे वन द बैटल ऑफ क्वाइन फिलिप्स, जो टॉस होता है क्वाइन, उसमें क्वाइन यूज किया जाता है ना जिसको फ्लिप किया जाता है, तो वो मतलब ये देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस जो न्यूज़पेपर पढ़ने से ना ये बड़ा फायदा होता है कि आपको बड़े अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस इसमें जो फॉर्म कर कैसे किए जाते हैं वो आपको सीखने को मिलते हैं। ठीक है। दे वन द बैटल ऑफ कोइन फ्लिप्स, ये एक तरीका है कहने का कि उन्होंने टॉस जीत लिया। अब सीधी तरह से कह सकते हैं कि वन दे वन द टॉस,
सिंपल, बट उसने ही बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा है राइटर ने कि वन द बैटल ऑफ कॉइन फ्लिप्स, कि जो कॉइन फ्लिप्स का जो एक बैटल होती है उसको वन किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीता। बट एवरीथिंग वेंट साउथ, लेकिन उसके बाद उनके लिए चीज़ें जो है ना वो थोड़ी गलत हो गई, मतलब थोड़ा फेलियर की तरफ चले गए फॉर अ वाइल आफ्टर दैट, कि जब उन्होंने टॉस जीत लिया लेकिन जाहिर है ऊपर के जब खिलाड़ी आउट हुए तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें जो थी ना दे वेंट साउथ, कि वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि फेलियर की तरफ चलेंगी, लग रहा था कि पाकिस्तान शायद मैच हार जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव और फास्ट। कोई चीज़ जैसे हीट के लिए भी गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना तो आप इसको कहते हैं कि ब्लिस्टरिंग हीट। ठीक है, इट्स ब्लिस्टरिंग। उसका भी या स्वेल्टरिंग भी वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है। इसी तरह से कोई चीज़ वो बहुत इंप्रेसिव हो या कोई चीज़ जो बहुत ही तेज़ हो तो उसके लिए भी ब्लिस्टरिंग वर्ड जो ना वो यूज़ होता है। जैसे इन्होंने इस तरह से यूज़ किया था कि इंडियन ओपनर्स KL Rahul and Rohit Sharma set the tone for the night with a blistering 28 each, कि दोनों ने 28 बनाए जो ओपनर्स थे इंडिया के, एंड सेट द टोन फॉर द नाइट। देखिए अब ये भी कितनी खूबसूरत अंदाज है कि उन्होंने उस रात की जो मैच का एक जो टोन थी वो उन्होंने डिसाइड की, क्योंकि सेट किया कि उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल जो है वो इंडियन ओपनर्स जो थे उन्होंने दिया, क्योंकि दोनों ने 28 बनाया। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है टू यूज अ सिचुएशन टू गेन सम एडवांटेज फॉर यू। देखिए कैपिटलाइज जो है ना वो नॉर्मली यूज होता है जब हम इंग्लिश लेटर्स लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, मीन्स कि बड़े जो पहला लेटर है उसको बड़ा मतलब कैपिटल में लिखो, उसको बड़ा करके लिखो। ठीक है, बड़ी एबीसी जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, तो कैपिटल लेटर में उसको लिखो, तो इट मीन्स यू आर कैपिटलाइजिंग द लेटर। इसी तरह से कैपिटलाइज करना, किसी बिजनेस को कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो ताकि बिजनेस को बड़ा किया जा सके। ठीक है। इसी सेंस में किसी सिचुएशन को कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन को आप इस तरह से यूज करें कि उससे आपको फायदा हो, आप उस सिचुएशन को बढ़ा सकें, आप उस सिचुएशन से अपने लिए एडवांटेज जो है ना वो हासिल कर सकें। तो उन्होंने इस वर्ड को आर्टिकल में इस तरह से यूज किया कि लेड ए फाउंडेशन ऑन विच विराट कोहली well and truly back in form capitalized to help India post 181 for 7। जो पीछे उन्होंने कहा कि इंडिया के जो ओपनर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, उन्होंने नाइट की एक टोन जो है वो सेट की, मतलब इंडिया के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिया। और उसकी वजह से उन्होंने एक लेड ए फाउंडेशन, उन्होंने एक बुनियाद जो है ना विराट कोहली के लिए जो वो सेट कर दी थी, क्योंकि अच्छा टोटल देकर गए थे दोनों ने 28 बनाया। तो उसके बाद जो है वो विराट कोहली के लिए एक बड़ी अच्छी उन्होंने फाउंडेशन सेट की थी कि उसके बाद वेल एंड ट्रूली बैक इन फॉर्म, जो कि बड़ा बहुत ही इस वक्त वेल कंडीशन में या फिटनेस में वेल है एंड ट्रूली बैक इन फॉर्म, और बहुत अपनी फॉर्म में है इस वक्त विराट कोहली। तो जिसकी वजह से ही कैपिटलाइज टू हेल्प इंडिया पोस्ट 181 for 7, कि जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन को विराट कोहली जो कि वो अच्छा टोटल ओपनर्स दे के गए थे, तो विराट कोहली को फिर फायदा हुआ, उसको एक बुनियाद मिल गई कि वो इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर पाता, मतलब इस सिचुएशन को इंडिया के लिए अपने लिए फेवर में कर पाता, और इसकी वजह से इंडिया जो है फिर वो 180 for 7 जो है वो बनाने में कामयाब हुआ। ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन हमारा खत्म होता है। आई होप कि लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा, यूजफुल लगा, आपने क्या नया सीखा है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।